आज हम लोग आते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी पे। लास्ट लेक्चर में जहां करे तो उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, मैक्स वेबर की थ्योरी को ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी बोलते हैं। आप कभी भी याद रखना, जब भी ये वर्ड यूज होता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये जब भी वर्ड यूज होगा ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली बताता है एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट जहां पर अगर एक सही काम कराना है तो आपको हायरार्की बना देनी चाहिए। हायरार्की मतलब होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना देना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि 3 लेवल होते हैं, टॉप होता है, फिर मिडिल होता है, और फिर आखिरी में क्या होता है, लोअर लेवल होता है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है उसको लेकर मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वो ये बोलते थे कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज्ड और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जहां सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होंगे, और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और जिस लेवल पे है वो, उसे सारे रूल्स, रेगुलेशन और लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना होगा। अगर मैं मिडिल लेवल में हूँ तो जो मेरे लिए रूल्स है मैं फॉलो करूंगा, लोअर लेवल में हूँ तो वो रूल्स फॉलो होंगे, और मैं टॉप में हूँ तो अपने रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अगर इस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी में जाते हो तो आप समझ लो लेवल्स बना दिए जाएंगे मैनेजमेंट के, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सभी को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर इस थ्योरी के कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे सबसे पहला, इस थ्योरी से स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी लेवल पे रखा जाता है जो काम आपको आता है। ये जो मैनेजमेंट है ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। यहाँ पे हायरार्की डिफाइंड होती है। हायरार्की मतलब लेवल्स डिफाइंड होते हैं कि कौन किस लेवल पे होगा। और एट लास्ट यहाँ पे इम्पर्सनल तरीके से रूल अप्लाई होते हैं। इम्पर्सनल का मतलब ये होता है कोई ह्यूमन टच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ काम होना चाहिए हमारा, बस इतना सा मकसद। चलो बताओ कितना क्लियर है ये ब्यूरोक्रेटिक का मतलब? क्लियर है सब पूरा। क्लियर है। अब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जैसे आपने बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबका ज्यूरिसडिक्शनल एरिया स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ज्यूरिसडिक्शनल एरिया का मतलब होता है अथॉरिटी डिसाइड कर दी जाती है कि क्या काम कौन करेगा, उसे सिर्फ वही काम करना है, उसके अलावा नहीं। जैसे एक स्कूल है तो मुझे अगर अथॉरिटी दी गई है बिजनेस स्टडीज पढ़ाने की, तो मुझे सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाना है। दूसरा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है हायरार्किकल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, और एक सबऑर्डिनेट केवल अपने सुपीरियर से ऑर्डर देगा, उसके अलावा किसी और से ऑर्डर नहीं देगा। हाँ, अगर उसे कोई तकलीफ हो तो वो अपील कर सकता है। तो आप बताओ, दो बातें समझ आई कि नहीं? यहाँ पे अथॉरिटी एकदम क्लियर है, आपको पता है कितना काम करना है। दूसरा, हायरार्की बनी हुई है, आपके ऊपर एक सुपीरियर होगा, केवल आप उसी से कम्युनिकेट करोगे, इसके अलावा किसी और से नहीं करोगे। तीसरा, यहाँ के रूल्स एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब फिक्स रूल्स है, ठीक है। एक बार जो बन गए वो बन गए, आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। आप अपनी चीजें, अपने नियम नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे बोल दिया गया जो भी डिसीजन है उसको परमानेंट फाइल में मेंटेन करना है तो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इफ बट नहीं कर सकते। पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं? यस सर, आ गए। ठीक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन की है। आप उसका बोलोगे पर्सनल इस्तेमाल करूंगा तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है और ऑफिस प्रॉपर्टी क्या है। तो ऑफिस की प्रॉपर्टी को आपको देखकर यूज करना है। देन यहाँ पर जो ऑफिशियल्स को सिलेक्ट किया जाता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अपॉइंट करा जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, ये बात याद रखना। ब्यूरोक्रेसी में लोगों को अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते हैं, और उसके बदले उनको जो मिलती है वो सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। बात समझ? सैलरी। नेक्स्ट, सर दोनों में क्या डिफरेंस होगा पॉइंट और इलेक्ट में? दो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गया, मैं बोला मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, लॉ। उन्होंने बोला चलिए ठीक है सर, आप अपने हिसाब से लॉ का जो सब्जेक्ट पढ़ाना है सिलेक्ट कर दीजिए, फीस का 60% दे दीजिए। ये हो गया इलेक्शन। क्या हो गया ये? इलेक्शन। यहाँ पे मेरे को चॉइसेस दी गई कि भाई आपको जो लॉ पढ़ाना है पढ़ा लो, जो भी फीस आएगी उसको 60% दे देना। मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में गया, वहां जाके मैंने बोला मुझे लॉ पढ़ाना है, वो बोले कि नहीं, आप यहाँ आएंगे तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, जो हम कहेंगे वो पढ़ाना होगा, और उसके बदले हम आपको देंगे फिक्स्ड सैलरी। तो ये है अपॉइंटमेंट। फर्क समझ ओके। आया? यस सर। हाँ, मेरे हिसाब से चीजें चलती है, वहां मैं इलेक्ट होता हूँ, और जहाँ सामने वाले के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है वो अपॉइंटमेंट होता है। बात समझ आ गई?
Yes sir, clear है. नेक्स्ट यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग सिस्टम में काम करते हैं, कायदे से काम करते हैं, उनकी फुल ग्रोथ यही हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कड़े तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो आप लाइफ लॉन्ग कैरियर यहाँ समझ सकते हैं। आई बात समझ में? आप Yes sir. हो गए तो हो गए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, नीचे प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले बताओ, ये समझ लो कि जो मैक्स वेबर के प्रिंसिपल है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अप्लाई होते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग मैक्स वेबर की थ्योरी फॉलो करते हैं। तो इनका प्रिंसिपल नंबर 1 ये है कि एक फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब हर लेवल का कंट्रोल एक दूसरे लेवल के पास होता है। जैसे टॉप लेवल जो है मिडिल को कंट्रोल करता है, मिडिल लोअर को कंट्रोल करता है। बात समझ आई? यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग Yes sir. होगा, सेंट्रल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, उसके हिसाब से सारे लेवल काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैनेजमेंट बाय रूल्स का फंडा चलता है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन ले दिया गया, जो रूल्स बना दिया गया, सारे लोअर लेवल के लोगों को रूल फॉलो करना पड़ता है। कितना क्लियर है? पूरा 100. देन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्पेशलिटी की बात आती है। जो भी काम होता है स्पेशलिस्ट करता है। आप जब इस प्लेस पे अपॉइंट होते हो तो वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाता है, और आप जिस चीज में स्पेशलिस्ट हो, आपको वही काम दिया जाएगा। क्लियर है? Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट, अप फोकस्ड मिशन और इन फोकस्ड मिशन। अगर आपका मिशन अप फोकस्ड है, अप फोकस्ड होने का मतलब आप सबको सर्व करना चाहते हो, जितने आपके स्टॉक होल्डर है, बोर्ड है, या जो भी एजेंसी है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनको फोकस करना। और इन फोकस करने का मतलब है अपना पर्सनल फोकस करना, अपनी ग्रोथ करना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कंपनी का ओनर है ए, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और ए को प्रॉफिट दे जाने के नाम से कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी क्या जाएगी? अप फोकस्ड। क्या जाएगी? Up focus. क्योंकि मैं अपने ओनर का भला कर रहा हूँ। और अगर मैं सोचूंगा कि मेरा ज्यादा फायदा हो जाए, तो इसको बोलेंगे क्या? In focus. फोकस बोलेंगे। देन उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पर्पसली इम्पर्सनल होती है। इम्पर्सनल होने का मतलब ये है, यहाँ पे सेंटीमेंट या इमोशन पे नहीं जाते हैं। काम से सिर्फ मतलब होता है, सारे एम्प्लॉइज बराबर है, सारे कस्टमर बराबर है, हम किसी की भावनाओं से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। और एट लास्ट यहाँ अगर आपको नौकरी मिलेगी तो बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिलेगी, या आपका सिलेक्शन या प्रमोशन जो भी होगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। आर यू गेटिंग क्लियर? हो गया इतना? Yes sir, clear है. अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म सेल्फ पढ़ना, Okay क्रिटिसिज्म sir. सेल्फ पढ़ना। अब नीचे आता है मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस 5 चीजों से बनता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, का मतलब Directing and controlling. और कंट्रोलिंग। ठीक है, इसे शॉर्ट में पोस बोलते हैं, POSDC। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे इसका सबका मतलब क्या होता है? तो जैसे आप जब प्लानिंग बोलते हो, तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जहाँ सोचा जाता है एडवांस में कि आगे जाके हमें क्या करना है। ठीक है, तो जब आप सोचते हो तो ये प्लानिंग है। फिर जब आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जब आपने सोच दिया तो आपको समझ आया होगा, एक वर्क होगा, कोई काम करना होगा, तो आपको इस वर्क को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका काम कितना है और क्या क्या काम से रिलेटेड चीजें हैं। फिर उस वर्क का डिवीजन कर देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो जब आपने सोचा तो प्लानिंग थी, वर्क को आइडेंटिफाई और डिवाइड किया तो वो ऑर्गेनाइजिंग हुई। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे आपने वर्क डिवाइड कर दिया तो आपको कुछ प्रॉपर लोग चाहिए होते हैं जो आपके काम को करे। आपको अपॉइंटमेंट करना होता है सही लोगों का। इस अपॉइंटमेंट को हम स्टाफिंग कहते हैं। तो आप स्टाफिंग में आ जाता है मैन पावर प्लानिंग। पहले डिसाइड करो कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, फिर आ जाता है रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चीजें आ जाती है। अब लोग अपॉइंट हो गए तो लोगों से आपको काम भी कराना है, लोगों को लीड करना है, लोगों को डायरेक्ट करना है। तो आपको अगर एक्शन दिलवानी है, लोगों से काम करवाना है, तो आपके लिए जो फंक्शन है वो डायरेक्टिंग है। यहाँ पे लीडिंग भी है लेकिन आप डायरेक्टिंग ध्यान रखेंगे। और एट लास्ट कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस चेक होता है। आपने जो स्टैंडर्ड रखा था, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको मैच करके देखो कि वो अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया, और अगर डेविएशन होगा तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये पूरा फंडा जो होता है वो मैनेजमेंट का कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने ये सोचा है कि मेरा आने वाला जो CMA फाउंडेशन है, उसमें कम से कम
370 प्लस आना चाहिए, 370 प्लस आना चाहिए CMA फाउंडेशन में। तो ये मैं सिर्फ अभी सोच रहा हूँ। तो जब मैं सोच रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा स्टेप हुआ? प्लानिंग। प्लानिंग हुआ। अब मैंने जब ये सोच दिया 370 प्लस आना है, तो मुझे देखना होगा मेरे सब्जेक्ट क्या क्या है। तो मैंने देखा मेरे 4 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, लॉ है, इको एंड मैनेजमेंट है। जब मैंने 4 सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और इसका एक शेड्यूल बना दिया, तो ये ऑर्गेनाइजिंग हुई। फिर मैंने क्या किया, अलग अलग टीचर्स को अप्रोच किया जिनसे ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकूं। तो ये टीचर उस काम में क्वालिफाइड है, तो आपने टीचर्स को अपॉइंट किया, ये स्टाफिंग है। अब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, स्टडी चालू हो जाएगी, तो ये डायरेक्टिंग है। टीचर आपको उस तरह से पढ़ाएगा कि आपका टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। और एट लास्ट आप एग्जाम देने जाओ, आपका स्टैंडर्ड जो था वो 370 प्लस था, एक्चुअल में आपका आया 365। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टारगेट से कितने मार्क्स से पीछे हो? 5 मार्क्स से। तो ये डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। आगे से आप कोशिश करना इस डेविएशन को आप ठीक करो, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जब आप सोचते हो तो प्लानिंग है, वर्क को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करते हो तो ऑर्गेनाइजिंग है, सही लोगों को अपॉइंट करना स्टाफिंग है, उनसे काम कराना डायरेक्टिंग है, और आखिरी में परफॉर्मेंस चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ये कंट्रोलिंग है। ये सिस्टम चलता है। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। अब नीचे आते जैसे प्लानिंग पे, तो लाइन स्टिक करते जाओ बेटा, आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Planning is an activity by which manager analyze present condition to determine way of reaching a desired future state. Planning एक एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर देखता है अभी हम कैसे हैं और फ्यूचर में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। Planning is both an organizational necessity and a managerial responsibility. हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि वो प्लानिंग करे, और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। नीचे, द पर्पस ऑफ प्लानिंग in the word of Dalton McFarland is twofold. प्लानिंग दो कारणों से की जाती है। पहला, टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट गोल, हम ये डिटरमाइन कर सके कि हमारा गोल या एम क्या है। दूसरा, टू प्रिपेयर फॉर अडॉप्टिव इनोवेटिव चेंज, समय के साथ हम बदल सके, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हमें गोल पता लगे, और दूसरा हम अपने आप को बदल सके, इस नाम से प्लानिंग की जाती है। IMPS को टिक कर दो, अच्छे से ध्यान रखो। अब डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ये कुंज एंड ओडोनल ने कहा। तो याद रखना, प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है? प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल एंटरप्राइज। ठीक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है, या एंटरप्राइज तब सक्सेसफुल होती है जब वहां पे प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है। ये हो गया। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर दिया जाता है क्या करना होता है। तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर, और सारे मींस जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। गेटिंग? यस सर। अब इसको लेकर थियो हाइमन ने कहा कि ये क्या कहा है, ये भी पढ़ना। प्लानिंग में मैनेजर मस्ट बी एबल टू मैनिपुलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एंटिसिपेट द impact of many possible outcome as they affect the enterprise as a whole. मैनेजर को नए नए आइडियाज लाना चाहिए, और ये दिमाग लगाना चाहिए कि हर आइडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा या क्या फर्क जाएगा। ये प्लानिंग होती है। आपको कई ऑप्शंस निकालने होते हैं और हर ऑप्शन में देखना होता है इससे क्या बेहतर है क्या नहीं है। गेटिंग? यस सर, क्लियर है। नीचे फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे आते हैं। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्राइमरी फंक्शन होने का मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है? प्लान बनाना होता है। प्लानिंग। दूसरा, प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सारी प्लानिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने गोल्स बनाए हैं। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टारगेट होते हैं जिससे हमारा एक बड़ा टारगेट, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो अचीव होता है। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, जिससे छोटे छोटे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। देन प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पर सोचा जाता है। कोई भी काम करने से पहले बिना सोचे करोगे तो काम सही नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। या इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब थिंकिंग होता है, सोचना। इंटेलेक्ट मतलब जहाँ दिमाग का काम होता है। देन प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में या हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे प्लानिंग लगती है।
प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्लानिंग कभी नहीं रुकता, प्लानिंग लगातार चलती रहती है। जब तक बिजनेस चलेगा, आपका जीवन चलेगा, तब तक प्लानिंग करते रहनी है। देन जब आप कभी भी प्लान करोगे तो आपको एक एक्शन लेनी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देने। अब हर ऑल्टरनेटिव को तो आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, लेकिन बेस्ट को सिलेक्ट करोगे तभी आपकी एक्शन पूरी हो पाएगी। देन प्लानिंग का मकसद ये है कि हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए, मतलब हमारा पूरा ग्रुप का जो गोल है वो अचीव हो जाए। और एट लास्ट प्लानिंग फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, मतलब समय के साथ आप अपने फ्यूचर अजम्पशंस को या सोच को बदल भी सकते हो। अब चलो ये बताओ पूरे क्लियर है कि नहीं कैरेक्टरिस्टिक? यस, सो क्लियर है, बट मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है कि ये जो चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव, ये तो अपन दूसरे में करते हैं ना, शायद ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं अपन। नहीं नहीं, प्लानिंग में क्या होता है, जब भी आप कुछ भी सोचोगे, जैसे अब होटल जाना है तो होटल जाने के जो 5 ऑप्शन है ना, तो प्लानिंग में हमेशा अल्टरनेट्स रहेंगे, आप पांचों होटल एक साथ जा सकते हो क्या? ये नहीं। अपना तो प्लान है बस होटल जाने का ना, अपन तो सर्च बस रहे हैं। हाँ, तो जब प्लान करोगे, आगे बढ़ने के लिए सिलेक्शन करोगे, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग होगा। आज आपको स्टडी करना है और बोलते हो कोचिंग जाऊंगी, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा ना इतने सारे अल्टरनेटिव्स में तो कौन सी कोचिंग जाना है। जब कोचिंग जाओगे फिर आगे की प्रोसीडिंग चालू होगी। बात समझ आई? तो प्लानिंग में जब यस सर। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर में बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं, हमें अपने लिए बेस्ट अल्टरनेट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देन प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है, तो कई बार क्या होता है, रॉन्ग रिजल्ट आ जाता है, गलत रिजल्ट आ जाता है। कई बार ऐसा होता है हमने जो प्लान किया होता है चीजें वैसी नहीं होती है। सही बात है गलत बात है? यस सर। दूसरा, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग। देखो प्लानिंग में क्या होता है, गोल डिटरमाइन करना होता है, फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती है प्लानिंग। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देन प्लानिंग से रिजिडिटी आती है, एक तरह से आप प्लानिंग कर देते हो तो चीजें फिक्स हो जाती हैं, और जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तुमने चॉइस करके कॉमर्स लिया, अब कॉमर्स की पढ़ाई चालू कर दी है, तो 20 सेशन में बदल सकते हो क्या? बायो ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो एक बार प्लान बन जाता है, प्लान का फिक्स हो जाता है, तो प्लान को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन प्लानिंग एक कॉस्टली अफेयर है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए जो है प्लानिंग पे खर्चा कर देती है। देन मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी कई बार मायने रखता है, कि मेरा प्लान तो बहुत अच्छा था, पर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ठीक है, वो उस चीज को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत पेनफुल होती है ये चीज, कि मैं तो इतना अच्छा प्लान लेकर आता हूँ, पर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग हैं मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करते। बात समझ नहीं आ? करते। यस सर। देन कई बार हम जो प्लान बनाते हैं उसका डिजाइन फॉल्टी हो जाता है, मतलब प्लान में कुछ कमी रह जाती है। प्लान में कमी कई कारणों से रह सकती है, जैसे लैक ऑफ रिवॉर्ड। आप बहुत अच्छा प्लान बनाए, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, पर लोगों को उसमें फायदा नहीं दिख रहा है, तो प्लान में आपके पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दूसरा, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या होता है, कई बार प्लान जो होते हैं ना, वो लोअर लेवल के लोगों पे थोप दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो उनको चिढ़ हो जाती है, क्या यार कुछ भी करवाता रहता है हमसे, तो वो ना पार्टिसिपेट नहीं करते। बात समझ आई? यस सर। देन लैक, नहीं समझ आया फिर बोलूं क्या? आगे आगे समझ आ गया। लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे आपने कॉमन प्लान बना दिया और उसमें कोई गोल डिसाइड नहीं है कि कैसे कब क्या करना है, चीजें क्लियर ना हो तो प्लान फेल हो जाता है। जैसे मतलब चलो सीएमए फाउंडेशन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का अगर मैं स्केड्यूल ही नहीं बताता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, कब क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपका ये प्लान फेल हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। और एट लास्ट, कंपिटेंस ऑफ द प्लानर। प्लान बनाने वाला कौन है? अब एक बड़ा बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन बनाने वाला ही पर्सन जो है बहुत नालायक है, तो प्लान प्रॉपर्ली चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। देन प्लानिंग का नेक्स्ट डिमेरिट या लिमिटेशन ये है कि प्लानिंग जो होता है इनोवेशन को प्रिवेंट करता है। क्या होता है, जैसे एक बार कोई प्लान बन जाता है तो सारे लोगों को आंख बंद करके ब्लाइंडली उस प्लान को फॉलो करना होता है, तो लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते, और जब दिमाग नहीं लगेगा तो इनोवेशन कहाँ से होगा? जैसे मैं बॉस हूँ, मैंने बोला ये मेरा प्लान है, अब तुम सबको आंख बंद करके इस प्लान को बस फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो तुम अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल कर पाओगे? तो तुम इनोवेशन नहीं कर पाओगे। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। देन लैक ऑफ ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग फॉर मैनेजर। अगर मैनेजर्स को प्रॉपर आपने ट्रेन नहीं किया है, तो आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, आपका प्लान फेल हो जाएगा। और एट लास्ट, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, आपका प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
फ्यूचर में क्या होगा आपने नहीं देखा है, तो कई बार फ्यूचर के इवेंट्स के कारण आपका प्लान फेल भी हो सकता है। जैसे फ्यूचर इवेंट में क्या आता है, पेस्टल आ जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, कंपटीशन में बदलाव आ गया, गवर्नमेंट की कोई नई रेगुलेशन आ गई, पॉलिटिकल माहौल चेंज हो गया, कोई लॉ बदल गया, या एथिकल या सोशल चेंजेस आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके उसको प्लान पे एफर्ट डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। बात समझ आ गई? यस सर। सर कॉम्पिटेंस का कोई एक और वर्ड हो सकता है इजी? कैपेसिटी। कैपेसिटी। और एग्जैक्ट मीनिंग उसका अपन क्या बोलेंगे सर? कैपेसिटी ऑफ द प्लानर अफेक्ट्स द प्लानिंग। ठीक है, इफ द प्लानर इज इनकैपेबल और इनकम्पिटेंट, द प्लान विल फेल। क्लियर है? हिंदी में। भाई जो प्लान बनाने वाला है उसका कैपेबल होना बहुत जरूरी है। अब एक फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच की जो प्लानिंग बना रहा है, जो तुम्हारा कैप्टन है, वो अगर लंगड़ा है तो क्या तो प्लान बनाएगा? वो खुद खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा। खेल पाएगा तो क्या तो प्लान बनाएगा टीम के लिए? तुमको एक पर्सन बोल रहा है चलो शूटिंग सिखाऊंगा, और वो खुद अंधा है, तो अब समझ लो कहाँ गोली मारोगे। समझ सर गए? क्लियर है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, प्री रिक्विजिट का मतलब यहाँ पे होता है एसेंशियल। प्री रिक्विजिट का मतलब यहाँ पे होता है एसेंशियल। ठीक है, देखो प्लानिंग करने से ऐसा नहीं है कि फैक्ट छुप जाते हैं, फैक्ट जो है वो रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है, प्लान कितना भी कर दो, पर डिसीजन मेकिंग करना सबसे जरूरी है। आज आप प्लान करते हो तो आपके सामने हर चीज में बहुत सारी चॉइसेस होती है, आप कौन सी चॉइस का यूज करते हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो आप हमेशा याद रखना, प्लानिंग जजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जजमेंट तो आगे जाके भी करना पड़ेगा, बिना जजमेंट की चीजें नहीं चलती है। तो आपको अगर अपने प्लानिंग का इफेक्टिव बनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला, हमेशा प्लान सिंपल बनाओ और इजी टू अंडरस्टैंड बनाओ। प्लान आसान होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग भी समझ सके। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। दूसरा, अपने प्लान्स में हमेशा सिलेक्टिव रहना चाहिए। आप सब कुछ नहीं पा सकते, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपकी अपनी लिमिटेशंस है, तो आपके प्लान सिलेक्टिव होने चाहिए, एक बार में एक चीज को अचीव करो। क्लियर है? यस सर। ठीक, देन प्लान्स जो है वो नीड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर जरूरत है तो प्लान बनाओ, जरूरत नहीं है तो प्लान बनाने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ आई? यस सर। और एट लास्ट, प्लान्स जो होने चाहिए थरो होने चाहिए। थरो मतलब कंप्लीट होने चाहिए। आपने जब किसी चीज को लेकर प्लान बनाया तो किसी भी चीज को वहां पर आपको ओमिट नहीं करना है, आपको सब चीजों को लेकर चलना है। हाउएवर अगर कुछ कंट्रोवर्शियल है जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है तो उसको अवॉइड कर दो। तो प्लान के साथ जरूरी क्या, सिंपल होना चाहिए, प्लान्स बनाते समय सिलेक्टिव रहे क्योंकि आप हर चीज अचीव नहीं कर सकते, प्लान नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्लान कंप्लीट होना चाहिए। पहले बताओ कितना क्लियर है? पूरा क्लियर है सर। है। अब इसको लेकर गैरी डेसलर ने कहा है कि अगर तुमको इफेक्टिव प्लान बनाना है तो एक मैनेजर को इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि गैरी डेसलर कहते हैं कि अगर एक मैनेजर एक प्लान बना रहा है तो सबसे पहले एक्यूरेट फोरकास्ट करे। क्या करे? एक्यूरेट फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब होता है फ्यूचर कंडीशंस को जानना। तो फोरकास्ट तभी आपकी एक्यूरेट हो सकती है जब आपको टेक्निक पता हो प्रैक्टिकली कि फोरकास्ट कैसे किया जाता है। ये तुक्का चलाने वाला काम नहीं है। तो आप अगर एक मैनेजर हो तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूचर कंडीशन क्या हो सकती है, आपको एक्यूरेट फोरकास्ट करना हो। दूसरी चीज, अपने प्लान को एक्सेप्टेंस दिलानी होगी। आपने तो प्लान बना लिया लेकिन बाकी लोग उस प्लान से कमिट नहीं होंगे, उस प्लान से जुड़ना नहीं चाहेंगे, तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने प्लान में मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। देन थर्ड, प्लान जो होना चाहिए साउंड होना चाहिए। साउंड होने का मतलब ये होता है कि आपको एक ओपन सिस्टम अप्रोच पे जाना होगा, जहां पर बेसिकली क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्या क्या चीजें आप पे अफेक्ट करती है, और आप हर चीज के प्रोज एंड कन्स को देखकर प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बोले वो सही है, आप देख लेते हैं कि इस प्लान को बनाने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, फिर उस प्लान पे आगे बढ़ते हैं। फिर रिपीट करूं कि क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक, देन आपको एक प्लानिंग, एक इफेक्टिव प्लानिंग बनानी होगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे चलेगी। देन आपको ऑब्जेक्टिव रहना होगा। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको रियलिस्ट रहना होगा। आप लोगों को सच बता दे कि आगे कितना अचीव हो सकता है, कितना अचीव
नहीं हो सकता। कभी भी क्या होता है, जो बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं वो भी डुबा देते हैं, जो बहुत पेसिमिस्ट लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो भी डुबा देते हैं। तो आपको सच पे चलना चाहिए, आपको रियलिस्ट रहना है। आप सबको बताओ कि आप जो प्लान बताए वो सफल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। बात समझ आई? यस सर। तो आप मैनेजर हो तो आप क्या क्या कर रहे हो, प्रॉपर फोरकास्ट कर लो पहले, अपने प्लान को सब में सुनाओ, समझाओ, लोगों से एक्सेप्ट करवाओ। प्लान अच्छा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, उसमें प्रोस कन्स देख लो। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्लान बनाओ, ऑब्जेक्टिव रहो, मतलब आप सबको सच सच बता दो कि कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कितना फेल हो सकता है। देन उसके बाद अपनी फर्म की मार्केट वैल्यू भी देख लो। क्या देख लो? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू देखने का मतलब जितना ज्यादा आपका मार्केट में शेयर होगा, आपको प्लान बनाने में उतना आसानी होगी, क्योंकि आप मार्केट को डोमिनेट करते हो। और यदि आप मार्केट में बहुत कम हिस्सेदारी रखते हो, मतलब आप उतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, तो समझ कर प्लान करो। क्योंकि अगर डूब गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस ही डूब जाएगा। बात समझ आ गई? यस सर। देन हमेशा जब प्लान बनाते हैं तो ये भी डिसाइड कर लो कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब हम इस प्लान को बंद कर देंगे। कई बार ऐसा होता है हम प्लान तो बना देते हैं लेकिन वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, तो उसका भी सेकंड बैकअप बना के रखो। क्या बना के रखो? सेकंड बैकअप। कि अगर ये प्लान नहीं चला तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। देन एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाओ जो सिर्फ ये चेक करता रहेगा रेगुलरली कि प्लान सक्सेसफुली चल रहे हैं कि नहीं। लॉन्ग टर्म में अपने प्लान्स को समय समय पर, साल साल में, हर साल आप चेंज जरूर करो। प्लान जब भी बनाओ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बनाओ। जैसी अभी सिचुएशन चल रही है प्लान वैसे बनना चाहिए। आपको सीएमए फाउंडेशन में एक एक शब्द पढ़ना होगा। आपको बात समझ आ गई मेरी? यस सर। ये क्लियर है कि दिक्कत है? पूरा क्लियर है सर। अच्छे से। अब हाँ आते हैं अच्छे से सर। प्लानिंग के स्टेप्स पे आते हैं। ठीक है, प्लानिंग कैसे की जाती है? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप एक आज बिजनेस चला रहे हो, सबसे पहले आप देख लो आगे फ्यूचर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या। जैसे आने वाले समय में कुछ ऐसा है क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है तो आप एक ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करो जिसमें आप इन फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सको। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, दो बातें। यस सर क्लियर है। प्लानिंग कैसे करें? सबसे पहले देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, देन ऑब्जेक्टिव सेट कर दो। ऑब्जेक्टिव मतलब एक मेन एम सेट कर दो। उसके बाद एक प्रीमाइसिस बनाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसिस का मतलब होता है एक अजम्पशन डालना कि फ्यूचर में कंडीशंस हमारे फेवर में होगी कि नहीं। अगर हम इस प्लान पे आगे बढ़ते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं। इसका मतलब होता है एक सोच बना देना पहले से कि हम आगे जाके सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। आज आप भी कुछ करने जाते हो तो एक बार सेकंड थॉट दिमाग में आता है ना कि ये चीज में आगे बढ़े या ना बढ़े। तो जब आप ये सोच यस रहे सर। आगे हम कर सकते हैं कि नहीं, तो उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। एक अजम्पशन बनाना कि हम आगे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। अब आपको लग रहा है आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है प्लान को लेकर। आप हर ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करो। आपको जो ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो और एट लास्ट रिव्यू करो कि प्लान सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। अब तुम बताओ, तुमको ये सारे स्टेप समझ आएगी नहीं। अपॉर्चुनिटी देखे, ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करे, हमने अजम्पशन डाला कि हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं कि नहीं, हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे, हर ऑल्टरनेटिव का फायदा नुकसान देखा, इवेलुएट किया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, प्लान को इम्प्लीमेंट किया और हम रिव्यू करते जाते हैं इस बात को कि प्लान कैसा है हमारा। कितना क्लियर है? सर पूरा क्लियर है। अच्छे से किया, आधा अधूरा? अच्छे से एकदम। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं प्लानिंग अप्रोचेस पे। तो जैसे इसमें सबसे पहली अप्रोच आपको कौन सी दिख रही है? टॉप डाउन। टॉप डाउन अप्रोच। उस अप्रोच को बोलते हैं जहाँ प्लानिंग करने का काम जो होता है वो टॉप लेवल करता है। कौन करता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल जब प्लानिंग कर देता है तो इस प्लानिंग का कम्युनिकेशन वो कर देता है मिडिल लेवल। किसको? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाता है। क्या करवाता है? एग्जीक्यूट। लोअर लेवल से। तो टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि जो टॉप लेवल जो प्लान बनाएगा वो ये प्लान कम्युनिकेट कर देगा मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल से उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। क्लियर है कि गया? क्लियर है सर। ठीक, दूसरी होती है बॉटम अप। क्या होती है? बॉटम अप।
बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, एक्चुअली प्लानिंग नहीं होती, एक तरह का सजेशन होता है। जैसे क्या है, यहाँ पर लोअर लेवल प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो लोअर लेवल को ये लग रहा है कि प्लान में कुछ गड़बड़ है, तो लोअर लेवल क्या करेगा, ये बात बताएगा किसको, मिडिल को, अपने सुपरवाइजर को। मिडिल लेवल को बताएगा कि हम चाहते हैं कि प्लान में ये बदलाव आए। फिर वो किसको बताएगा, टॉप को, कि सर प्लान चेंजेस कर दीजिए, तो ये बॉटम अप कहलाता है। चलिए बताइए कितना क्लियर है, सब पूरा क्लियर है। टॉप डाउन बॉटम अप दोनों क्लियर हो गया। देन आती है कंपोजिट। यस, कौन सी अप्रोच, कंपोजिट। कंपोजिट अप्रोच में टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बता देता है मिडिल और लोअर को, और बोलता है कि वो लोग अपने हिसाब से प्लान में अगर कोई भी चेंज बीच में लाना है तो ला सकते हैं। आई बात समझ में, टॉप ने प्लान बता दिया, कोई भी। कोई भी बीच में कभी भी कोई भी चेंज ला सकता है। बात समझ आ गई। यस सर। जब उसका टीम अप्रोच आती है, क्या आती है, टीम अप्रोच। टीम अप्रोच में टॉप लेवल क्या करता है, जो टीम ऑफ मैनेजर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको टास्क दे देता है कि आप लोग बेहतर प्लान बनाओ, उसमें ढूंढो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो प्लान जल्दी आसानी से अचीव होगा। बात समझ आई। यस सर। तो ये सारी प्लानिंग की क्या होती है, अप्रोचेस होती है। आपको पूरी अप्रोचेस क्लियर है, हाँ या ना। यस सर। ठीक, इतना भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट पर रुक रहे हैं, बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब इसके आगे फिर एक नेक्स्ट सेशन रखता हूँ, उसमें करेंगे, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। इतना सारा कंटेंट बहुत है, इसको एकदम अच्छे से कर लो। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर।